ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे घोषणा बहाना मोदी निशाना। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव फतेह करने के लिए बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इन्हीं दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई। साथ ही उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की ताकत से विकास कार्य होने का दावा भी किया। बीजेपी ने चुनाव से पहले हुए प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया है, जबकि कांग्रेस ने पीएम के दौरे को निराशाजनक बताते हुए अफसोस दिवस मनाया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियों के लिहाज से बीजेपी अन्य दलों से काफी आगे निकलती जा रही है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ऋषिकेश में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से अपना विशेष लगाव बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री की शाबाशी से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड दौरे से प्रदेश की जनता में और हमारे कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह का संचार हुआ है और जिस प्रकार से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की खुलकर तारीफ की है और उनकी पीठ थपथपाई है, उससे कार्यकर्ता बहुत गदगद हैं। और मुझे लगता है कि जो हमने युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उससे उन्हें और भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी और जो आने वाले चुनाव में इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। अब बीजेपी ने तो प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन विपक्ष ने पीएम के उत्तराखंड दौरे को निराशाजनक बताया है। प्रधानमंत्री की ओर से कोई घोषणा न किए जाने के लिए विरोध में आज कांग्रेसियों ने आज अफसोस दिवस मनाया। गांधी पार्क में तमाम कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठक कर 1 घंटे का उपवास रखा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को निराशाजनक बताया है। निराशाजनक रहा, कुछ भी नहीं कहा, न अर्थव्यवस्था को राज्य की लेकर के कुछ कहा और न उन्होंने बेरोजगारी की सुरक्षा के मौत की तरीके से बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के कुछ कहा और न उन्होंने खेती और किसानों को लेकर के कुछ कहा। पूरी तरीके से निराशाजनक रहा। देखिए, हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के पास सारी जगह घूमने का समय है, लेकिन इस देश में जो किसान सड़कों पे बैठा है और साथ ही साथ जो लखीमपुर में जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई है किसानों की, उसके लिए बोलने के लिए इनके पास 2 शब्द नहीं है। कोई एक खिलाड़ी की एक उंगली टूट जाती है तो इनको ट्वीट करने का टाइम मिल जाता है। विदेशों में अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो ये उसके लिए ट्वीट करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन हमारे देश के जो अन्नदाता है उसको जिस तरीके से बुरी तरह लखीमपुर में रौंदा गया, मारा गया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी के पास 2 शब्द बोलने के लिए नहीं है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लेकिन सवाल ये कि पहले प्रधानमंत्री ने 2017 में जनता से डबल इंजन को लाने का वादा किया था और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री ने 2025 तक उत्तराखंड को नई बुलंदी पर पहुंचाने का जनता से वादा किया है। क्या माना जाए कि 17 से 22 तक के कार्यकाल में कोई कमी रह गई? क्या बीजेपी अपने कार्यकाल में डबल इंजन की ताकत का जनता को एहसास करा पाई है? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव फतेह करने के लिए बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इन्हीं में से एक दौरा अहम रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां उन्होंने ऋषिकेश एम्स से देश भर में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया और करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण उन्होंने उत्तराखंड में किया, जिसका फायदा आम जनता को भी मिलेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा।
विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे से नाखुश नजर आ रहा है और आज अफसोस दिवस के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए और कोई घोषणा नहीं की। आम आदमी पार्टी ने पीएम के दौरे को निराशाजनक बताया है। पीएम का वादा है कि 2025 में उत्तराखंड नई बुलंदियों पर होगा। जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जनता को लुभाने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई, उन्हें एक अच्छा युवा मुख्यमंत्री बताया। हरीश रावत की अगर हम बात करें तो हरीश रावत भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, उत्तराखंड को कोई तोहफा नहीं दिया। इन्हीं दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई, उन्हें एक अच्छा युवा मुख्यमंत्री बताया और विकास कार्य होने का उन्होंने दावा भी किया। बीजेपी ने चुनाव से पहले हुए प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पीएम के दौरे को निराशाजनक बताते हुए अफसोस दिवस के रूप में मनाया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी के नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चुनावी दौर चल रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चुनाव को लेकर विपक्ष किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, भाजपा किस तरीके से तैयारियां कर रही है, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक नेता है बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ नेता यूकेडी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कमलेश रमन जी जुड़ चुकी हैं, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस महिला मोर्चा से हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में हनी जी आपसे करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भाजपा ने जिसे ऐतिहासिक बताया है, तो कांग्रेस ने उसे निराशाजनक बताते हुए अफसोस दिवस के रूप में बनाया। तो सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, किस तरीके की घोषणा नहीं हुई है जरा मुझे यही बता दें। लगातार एम्स खोलने की बात को लेकर और ये आधुनिक हथियार उपलब्ध जो फौजियों को कराए हैं उसको लेकर, नागरिकों की ई संजीवनी ऐप लागू करवाकर जिससे कि घर बैठे आप किसी भी प्रकार का इलाज करवा सकते हैं, इसको लेकर, और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर क्या चीज ऐसी है जो उन्होंने घोषणा नहीं करी है। उन्होंने ये तक कहा है कि हर घर पे जल आ रहा है, पहाड़ों तक रोड गई है, हर घर पे जल आ रहा है, पहाड़ों तक महिलाओं को सुविधा प्राप्त हो रही है। तो किस चीज से इनको प्रॉब्लम हो रही है ये बताएं मुझे। उत्तराखंड में अब 7 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पानी आ रहा है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम से महिलाओं को काफी राहत प्राप्त हुई है और देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, इस तरह का प्रयास वो करके गए हैं और इस तरह की घोषणा वो कर गए। तो इसमें क्या चीज गलत बता कर गए, जरा मुझे ये बताने का कष्ट किया जाए। कि आपको क्या लगता है कौन सी घोषणाएं हैं जो प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं करी? मुझसे पूछ रहे हैं जी कमलेश जी। जी, बाकी अभी हनी इसमें डबल आवाज आ रही है। अभी हनी जी बोल रही थी कि क्या घोषणा थी वो करके गए, तो मैं पूछना चाहती हूँ हनी जी से कौन सी ऐसी घोषणा है जो करके कमलेश जी की आवाज नहीं आ रही है। 2014 के चुनाव से लेकर बहुत के डबलिंग पे आवाज आ रही है। कौन सी ऐसी घोषणा है जो पूरी हो चुकी है? क्या उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल चुका है? क्या महंगाई? जरा माइक चेक कराइए, कमलेश जी की आवाज डबल आ रही है। कमलेश जी की अब वॉइस को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तब तक पीसी थपलियाल जी आपके पास आती हूँ मैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐतिहासिक रहा, आप भी निराशाजनक मान रहे हैं अफसोस दिवस के रूप में जिस तरीके से कांग्रेस मना रही है? और जैसे कि अभी हनी जी सवाल पूछ रही थी कि विपक्ष बताए जरा कि कौन सी घोषणाएं करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने नहीं की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की जो वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी, प्रकाश जी की और भी आवाज केदारनाथ को केदारपुरी बनाने का जो उनका एक सपना है उसके लिए वो आए थे। उन्होंने डेट फिक्स की थी, लेकिन वहां पे जो एक शंकराचार्य जी की समाधि है
वो पूरी तौर से तैयार नहीं हुई। तो इसलिए वहां पे उन्होंने उस कार्यक्रम का बदलाव किया, धर्म मतलब अपना लाज बचाने के लिए, और लोगों ने सोचा क्या करें क्या करें, तो इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को लॉन्च करने का कार्यक्रम बना दिया। हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, हमने पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री जी की पहले की घोषणाएं भी खोखली निकली, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस राज्य की जवानी और पानी इस राज्य के काम आएगी, वो खोखला निकला। फिर इन्होंने कहा उत्तराखंड में 4 धाम के बाद 5वां धाम सैन्य धाम होगा, वो भी खोखली निकली। अब ये बोल रहे हैं उत्तराखंड से मेरा ऐसा नाता है, मर्म है, मतलब ऐसी चीजों को बेचारे भावुक उत्तराखंडियों को बार बार ठगने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, चेक करवाइए सबका, उससे हम हनी जी, पीसी जी की आवाज हमें साफ आ रही है, शायद आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रहा है। जी डबल आवाज आ रही है। प्रकाश जी की आवाज हमें बहुत स्पष्ट आ रही है। हनी जी, शायद आपके हैंड्री में कुछ दिक्कत है, आप एक बार चेक कर लीजिए। जी, आपको मेरी आवाज डबल आ रही है? आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है, यहाँ पर प्रकाश जी की भी आवाज क्लियर आ रही है और कमलेश जी की भी आवाज क्लियर आ रही है, तो मे बी शायद आपके हैंड्री में कुछ दिक्कत है, आप एक बार चेक कर लीजिए हनी जी। ओके जी प्रकाश जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि सैनिक बहुल्य राज्य है, और सैनिक बहुल्य राज्य में उन्होंने अपनी पूरी पुरानी बात 1 रैंक 1 पेंशन, अरे 1 रैंक 1 पेंशन का काम तुमने पूर्व सैनिकों को पहले ही एक ऐसा मूर्ख बनाया, जिसमें कि कई पूर्व सैनिक संगठन आज भी लड़ रहे हैं कि सभी पूर्व सैनिकों को न्याय संगत 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिली है। लेकिन इनकी आवाज इतनी ऊंची है कि आज हमारी छोटी आवाजें हमेशा दब जाती हैं। हमें बड़ा भय लगता है इनकी घोषणाओं से, क्योंकि ऑक्सीजन हिमालय राज्य है उत्तराखंड, और हिमालय राज्य आज पूरे विश्व को ऑक्सीजन दे रहा है, और इस राज्य में आकर ऑक्सीजन प्लांट, जबकि जिस समय इस ऑक्सीजन प्लांटों की जरूरत थी और हमारे लोग बिना ऑक्सीजन के कोरोना काल में मर रहे थे, दम तोड़ रहे थे, तो उस समय हमें ऑक्सीजन की प्लांट्स की जरूरत थी। उस समय इन लोगों ने बाहर ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया। आज अपने लोग अपने करीबी के माध्यम से पूरे देश में इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट बनवाए, और उन ऑक्सीजन प्लांट का जो नौटंकी करने के लिए उत्तराखंड का उन्होंने सहारा लिया, क्योंकि इनकी केदारपुरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। हम बार बार कहते हैं कि हमारा केदारनाथ बाबा होगड़ बाबा है, उस बाबा को कभी भी केदारपुरी की जरूरत नहीं है। क्यों तुम केदारपुरी को एक ऊंची हिमालय में पर्यावरण को लिए खतरा पैदा कर रहे हो? तुम इस राज्य की राजधानी के लिए तुम चिंता नहीं है तुम्हें 21 साल से शर्म आनी चाहिए कि इस भारतीय जनता पार्टी ने बिना राजधानी का राज्य दिया। आज तक इस राज्य की स्थायी राजधानी न होना संवैधानिक अपराध है मैडम, संवैधानिक अपराध है। उन सब चिंताओं को दूर करके तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हर जिले में हॉस्पिटल होगा। अरे जो हॉस्पिटल इस समय है, मेडिकल कॉलेज तुम बनाने जा रहे हो हर जिले में, किसको पढ़ाओगे उन मेडिकल कॉलेज में? श्रीनगर मेडिकल कॉलेज वैसे ही आंसू बहा रहा है, वहां पे जो फैकल्टी की कमी है इन लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। ये क्या करना चाहते हैं इस उत्तराखंड को? कब तक ये उत्तराखंड को बेवकूफ बनाते रहेंगे? ये सवाल आज उत्तराखंड के लोग इनसे पूछ रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत ही इंटेलेक्चुअल जनता है, सजग जनता है। भारतीय जनता पार्टी, तुम कब तक हमारे पीठ पे चाकू भोंक भोंक कर हमें बेवकूफ बनाते रहोगे? ये हमारे समझ से परे है। ठीक है थपलिया जी। संजय भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आज जिस तरीके से जौली ग्रैंड पे टर्मिनल का भी आज लोकार्पण हुआ है, उसको शुरू किया गया है, अब हेली सेवाएं जो है वो भी मिल पाएंगी लोगों को, तो क्या ये माना जाए कि घोषणाओं को सिर्फ आपने बहाना बना रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप निशाना साध रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 7 अक्टूबर 2018 को मोदी जी आए थे जी। और 7 अक्टूबर 2021 को भी आए। ठीक। जब 3 साल पहले मोदी जी आए थे 7 अक्टूबर 2018 को, तो इन्वेस्टमेंट समिट किया गया था देहरादून में जी। जिसपे 25-30 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया था जी। और कहा गया कि 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आएगा और इससे 3.5 लाख उत्तराखंडियों को रोजगार मिलेगा। आज हर उत्तराखंड वासी पूछना चाहता है कि कहां है वो इन्वेस्टमेंट, कहां है वो 3.5 लाख रोजगार जो उत्तराखंड वासियों को मिलने थे। तो ये 3 साल पहले भी आए थे तो जुमले ही कह के गए थे, क्योंकि जुमले ही कहेंगे जब कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर से वही काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि एक ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, इसका क्या मतलब होता है? ये चुनावी रैली थी, सीधी सीधी चुनावी रैली। और जिस एम्स में वो आए, उस एम्स के निदेशक या एम्स के जो डॉक्टर थे, जो कोरोना वॉरियर थे हमारे, उनका ना नाम लिया ना उनको मंच पर स्थान दिया। जी संजय जी, आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं घोषणा बहाना मोदी निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा रहा उसको भाजपा तो ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं निशाने पर ले रहा है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं घोषणा बहाना मोदी निशाना। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव फतेह करने के लिए बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इन्हीं दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई। साथ ही उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की ताकत से विकास कार्य होने का भी दावा किया।
बीजेपी ने चुनाव से पहले हुए प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया है, जबकि कांग्रेस ने पीएम के दौरे को निराशाजनक बताते हुए अफसोस दिवस मनाया। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आज अफसोस दिवस के रूप में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा रहा उसको मनाया है। क्या लगता है आपको, कौन सी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं की? चुनाव चल रहे थे, मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम पलायन को रोकने के काम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात, महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाएंगे। आपने बेरोजगारों को और ज्यादा बेरोजगार करने का काम किया, आपने रोजगार नहीं दिया। आप बताए ना, आपने उत्तराखंड में कितने लोगों को रोजगार दिया? आपको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा में आपने क्या काम किया। अभी आप ये बताइए, खाली प्रधानमंत्री थी, केवल मंत्रियों की पीठ थपथपाएंगे और मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाएंगे और सोचेंगे कि इतिश्री हो गई, तो इतिश्री होने वाली नहीं है। आप हरक जी को हनक की बात करते हैं, आप अपने मंत्रियों के कंधों पे हाथ रखेंगे, आप खनन प्रेमी को अपना दोस्त बताते हैं। तो ये कौन सा प्रधानमंत्री जी का दौरा था? खाली एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, शिलान्यास करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। क्या उनको उत्तराखंड के लिए कोई सौगात नहीं देनी चाहिए थी? जितनी बार भी प्रधानमंत्री जी आए, करोड़ों रुपए का खर्च सरकारी उन्होंने करवाया। पिछली बार उन्होंने समिट करवाई थी बेरोजगारों के लिए। कितने रोजगार अभी तक हमारे उन बेरोजगारों को मिल गए जो उत्तराखंड में समिट कराई थी? कितनी कंपनियां, कितनी फैक्ट्रियां उत्तराखंड में लग गई, जरा बताइए आप। केवल कांग्रेस के समय पे 2003 में सारी जितनी भी कंपनी और फैक्ट्री लगी थी, नरेंद्र तिवारी जी के समय पे लगी थी। अब आप बता दीजिए, कौन सी आपने फैक्ट्री और कंपनियां यहाँ पहुंचा दी? कौन सा रोजगार आपने दे दिया? आप बताइए। हनी जी, क्या कुछ कहना है आपको? जी, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है। बेरोजगारी, ठीक है कमलेश जी, बात करेंगे इस पर, हनी जी जवाब देंगे। हनी जी, क्या कुछ कहना है आपको? आपने यहाँ पे कमलेश जी को सुना, संजय भट्ट जी भी अभी यही आरोप लगा रहे थे कि सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये सिर्फ महज एक चुनावी रैली है, उन्होंने उत्तराखंड को किसी तरीके की कोई सौगात नहीं दी है। देखिए, ऐसा है, इन लोगों को इतनी बड़ी गलत फहमी है। एक तो बार बार ये लोग ना, एक इनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि एम्स जो है ना, एम्स इन लोगों को ये लगता है कि चाचा नेहरू जी बनाए हैं। तो ये तो आप बता दो किसने फहमी है। आप बताइए किसने बनाया? मैं बता रही हूँ, आप बताइए किसने बनाया? जब आप बोल रही थी तो मैं चुप थी ना कमलेश दीदी, थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए। नहीं, ये भी बता दीजिए, सभ्यता का परिचय दीजिए। मैं दे रही हूँ ना, जवाब आपको दे रही हूँ, शांति से सुनिए, सुनने का आमदा रखिए, मैं सुनाती हूँ आपको किसने बनाया। जिस एम्स के निर्माण का श्रेय कांग्रेसी लेते हैं ना, वो दरअसल कपूरथला की राजकुमारी अमृत कौर अहलूवालिया ने बनवाया है, और नेहरू जी ने तो फंड की कमी का हवाला देकर मना कर दिया था। अमृत कौर ने देश से फंडिंग का इंतजाम किया और एम्स निर्माण के लिए अपनी 100 एकड़ पैतृक जमीन बेच दी थी। उस एम्स के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री 6 से बढ़ाकर 22 एम्स खोलने के लिए, हर राज्य में एम्स खोलने की बात कर रहे हैं। किस तरह की बात आप कर रही हैं? आपने मेरे से पूछा ना कि किसने बताया, बता दीजिए, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि एम्स के लिए नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने साफ मना कर दिया था कि हमारे पास फंड नहीं है। तब अमृत कौर जी ने 100 एकड़ जमीन बेच के एम्स का निर्माण करवाया था। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि सैनिकों को, अभी प्रकाश भाई साहब कह रहे थे कि सैनिकों को भूल गए, 5वां धाम बनाया था सैनिक धाम, और आज सैनिक को भूल गए। तो प्रकाश भाई साहब, आप बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो दिल्ली में वॉर ऑफ मेमोरियल का स्थापना की गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वॉर ऑफ मेमोरियल बनवाया, वो सैनिकों के सम्मान के लिए बनाया, और उत्तराखंड के वीर सपूतों की मिट्टियों को ले जाकर वहां पर वॉर ऑफ मेमोरियल में दुनिया को बताने के लिए उनको श्रद्धांजलि दी गई है। किस प्रकार की आप बात कर रहे हैं? और एक चीज ऐसा है ना, जो भी चीज कांग्रेस करती है उसका एक एक घोटाले का नाम मेरे पास अच्छे से पता है। कांग्रेस तो कितने, आपने कितने घोटालेबाजों को जेल पहुंचा दिया? हानि जी एक चलाती जी, आपने कितने घोटालेबाजों को जेल पहुंचाया, ये भी बता दीजिएगा। जितने घोटालेबाज आपने आरोप लगाए थे, सारे घोटालेबाज आपके पास हैं। सत्यम स्कैम घोटाला, अगस्त्या वेस्टलैंड घोटाला, कांग्रेस है। तो आपने जेल में क्यों नहीं डाला? जहाँ पैदा होते हैं, आपने जेल में क्यों नहीं डाला? और यही आपकी सरकार आप लोगों को प्रॉब्लम रही है। और
जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि आप लोग देश का विकास कभी सोच नहीं सकते। आप और हम कभी भी 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं और थक जाते हैं। ये व्यक्ति 71 साल का महामानव 3 दिन में 20+ मीटिंग करके अमेरिका जाके वापस आता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात देश से करता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। काम 70 साल में जो कांग्रेस ने कमा के देश को दिया था, उस सबको बेचने का काम किया। आपने बेचने का काम किया। पहुंच जाता है और आप बात करती है कि कोई काम नहीं करते हैं। ये आयुष्मान, अटल आयुष्मान योजना हर गरीब के घर तक जाकर हर व्यक्ति को मुझे मौका दी, ऐसा राज्य माना गया है जिसमें हर व्यक्ति को जी कमलेश जी आते हैं आपके पास। इंश्योरेंस कराने को दिया गया है। हर गरीब के पास पहुंची है हमारी सरकार। उत्तराखंड पहला राज्य बना है। और किस प्रकार की बात कर रहे हैं कि मंच पे डॉक्टरों का नाम नहीं लिया गया। जो वैक्सीनेशन की बात करी गई, वो वैक्सीनेशन क्या आपने घर घर जाकर लगाया था? वैक्सीनेशन डॉक्टर ने और नर्सों ने ही लगाया था ना। तो वो किसकी बात हो गई? कोई कमलेश रमन जी, कोई प्रकाश जी, कोई संजय भट्ट जी, कोई हनी पाठक जाकर नहीं लगाई थी वैक्सीन। वहां पे वैक्सीन लगाए थे हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर की टीम। तो ठीक है कमलेश जी, वो जो दिया गया, ठीक है अनिल जी, को दिया गया। सुन लीजिए कमलेश जी को भी सुन लीजिए। कमलेश जी क्या कुछ कहना है आपको? देखिए अभी जितनी भी बातें इन्होंने अभी बोली है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जुमलेबाज दिल्ली में बैठे, दूसरे इनके प्रवक्ता जुमलों का फाइल लेकर के चले आते। तो कमलेश जी आप एक और जुमले का इंतजार क्यों कर रही है? विपक्ष एक और जुमले का इंतजार क्यों कर रहा था? मुझे जरा बताइए पहले कमलेश जी कि आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और घोषणा करें, जब आपको पता है कि वो जुमलेबाजी करेंगे? तो आप ये बताइए कि लखीमपुर के किसानों को कुचल दिया, राज्य गृह मंत्री का बेटा अभी तक जेल से बाहर है, इससे क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी? इस पे ट्वीट क्यों नहीं करते? विदेशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के पैर छूने पर ट्वीट करते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को, अन्नदाताओं को कुचल दिया जाता है गाड़ी से, यहाँ ट्वीट नहीं करते। क्यों नहीं करते ट्वीट? क्यों नहीं बोलते? आप मंचों में जाके अमृत योजना का शिलान्यास करते हैं, आप ऑक्सीजन का शिलान्यास करते हैं और किसानों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर कुछ नहीं बोलते। क्या वो देश के अन्नदाता नहीं है जिनके ऊपर आपके पुत्र ने गाड़ी चला दी? क्या आपको राज्य मंत्री को इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहिए था? क्या आपको जेल में नहीं डालना चाहिए था? केवल और केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये सारा प्रोपगंडा किया गया है साजिश के तहत। क्या ताकि महंगाई से पीछा छूट सके, बेरोजगारी से पीछा छूट सके। इस देश की जनता ने जो ख्वाब देखे थे कि हमारे ख्वाब पूरे करेंगे मोदी जी, 70 सालों में जो कांग्रेस ने जोड़ा था, बीजेपी ने बेचने का काम किया। आपने ये देख लीजिए, सरकारी जितने दफ्तर, हमारे सरकारी जितनी कंपनियां, सबको बेचने का काम किया। आज अडानी और अंबानी के नाम में जितने एयरपोर्ट है, आज आप देख लीजिए रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? अडानी। क्यों? किस लिए? क्या अडानी ने, क्या मोदी जी ने बनाया या मोदी जी के अंधभक्तों ने बनाया? आप पूछिए इनसे। ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? 70 सालों ने सब कुछ बना के खड़ा किया, एम्स से लेके हर चीज बना करके खड़ी करी। आपने क्या किया? आपने उन्हें बेचने का काम किया, आपने विदेशों को हाथों में बेचने का काम किया, आपने केवल और केवल अडानी और अंबानी को मालिक बनाने का काम किया। आपने विकास का कोई काम नहीं किया। आपको जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। जब आप देश की जनता के बीच में जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि महंगाई का आलम इतना क्यों है। आपको बताना पड़ेगा कि महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा उत्तराखंड को कितना। ठीक है कमलेश जी, आपको बताना पड़ेगा। कमलेश जी आपको अभी और भी मौका दूंगी मैं बोलने का। कमलेश जी रुक जाइए, फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं घोषणा पर। जिस तरीके से बवाल मच रहा है, विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए लेकिन उत्तराखंड के लिए कोई घोषणा नहीं की और उसे अफसोस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम चर्चा पर इसी पर कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो
किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं घोषणा बहाना मोदी निशाना। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट चुके हैं। चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इन्हीं दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई, साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की ताकत से विकास कार्य होने का भी दावा किया। बीजेपी ने चुनाव से पहले हुए प्रधानमंत्री के इस दौरे को ऐतिहासिक बताया तो विपक्ष ने इसे अफसोस दिवस के रूप में मनाया। हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं और हम सीधे रुख करेंगे संजय भट्ट जी का। संजय जी, आपने यहाँ पर अभी कमलेश जी को भी सुन लिया है और आपने यहाँ पर हनी जी को भी सुना, यहाँ पे पीसी थपलियाल जी को भी सुन लिया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अब उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली मॉडल पर लगातार बात की जा रही है कि हम उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, लेकिन इससे पहले भी हम इस चर्चा में जब शामिल हुए हैं तो हमने बात की है कि दिल्ली की दिशा दशा और उत्तराखंड की दिशा दिशा में काफ़ी अंतर है। लेकिन कमलेश जी जिस तरीके से कह रही हैं कि 70 सालों में काफ़ी विकास हुआ है और कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पर भी लगातार आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो आज जिस तरीके से कमलेश जी कह रही है, सबसे पहले तो उसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, कमलेश जी जो कह रही हैं या हनी पाठक जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं वो जो कह रही हैं, अभी हनी पाठक जी ने खूब सारे आरोप लगाए कि कांग्रेस ने ये सब भ्रष्टाचार किए। सच्चे आरोप हैं, मैं गलत नहीं कहता हूं, उनके आरोप बिल्कुल सही हैं। चाहे आप आपदा घोटाला कहें, चाहे आप पॉली हाउस घोटाला कहें, चाहे आप जमीन घोटाला कहें, ये जितने घोटाले हुए ये सब कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए और ये सब सारे आज बीजेपी में मंत्री हैं। जिन्होंने ये घोटाले किए ये बीजेपी में है या बीजेपी में मंत्री है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पार्टी है या जेल है? तो घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो बीजेपी में चला जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे नहीं पता कि ये पार्टी है या जेल है, क्योंकि जेल में जिन्हें जाना चाहिए था। जब आप आरोप लगाते हैं उनपे, उत्तराखंड का सदन नहीं चलने देते, मुख्यमंत्री घर का आवास का घेराव करते हैं कि उत्तराखंड में आपदा घोटाला हुआ, 35 लीटर डीजल स्कूटर में चला गया, वो सब जब घोटाले हुए तो उनको आपने बीजेपी में क्यों लिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है। खेचा बीज घोटाला होता है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरीश रावत जी बचा देते हैं। आज बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं, हम तो पहले से बोलते हैं। तो ये सच्चाई है कि उत्तराखंड को पिछले 21 साल से इन नाकारा, निकम्मे, बेकार, भ्रष्ट नेताओं ने लूट खसोट के खाया है। ठीक बात है। उत्तराखंड की जनता को आज तक सड़क नहीं मिली। 15-15, 20-20 किलोमीटर पगडंडियों से, पहाड़ों की पगडंडियों से कोई चल के दिखाए ना उस सड़कों से, ये नेतागण, तब इन्हें पता चले कि हाँ भैया आज तक 20 साल उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो गए और
74-75 साल भारत आजाद हुए हो गए, क्यों नहीं बनी वो सड़कें? क्या उत्तराखंड हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? कब स्वास्थ्य की सुविधाएं पहाड़ पे पहुंचेंगी? जी, ये सारे सवाल आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे सन 47 में खड़े थे, या जब उत्तराखंड बना तब 2000 में खड़े थे, वैसे ही आज भी खड़े हैं। तो भाजपा और कांग्रेस की बारी बारी से यहाँ जो सरकार आई, जनता भी उनसे दुखी होती रही, नाराज होती रही कि हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे, और जनता ने उन सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था, तो वो रिपीट कर देते थे, दूसरी वाली सरकार को दोबारा ले आते थे। लेकिन अब जनता के पास आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प है। जनता इन दोनों को बारी बारी से दो बार चांस देके देख चुकी है कि इन्होंने उत्तराखंड का कोई विकास नहीं किया। उत्तराखंड बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंचा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। 3 महीने में कौन सा अच्छा काम होता है? एक काम बता दो। 5000 स्कूल बंद हो गए उत्तराखंड में, एक स्कूल कोई बता दो जो अच्छा हुआ हो। अभी 3 दिन पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ में दोनों जगह एक यात्री हार्ट अटैक से मर गए। उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा नहीं हो सकती थी क्या? आप कहते हैं बड़ा हमने वो बना दिया है जोलीग्रांट पे एयरपोर्ट। ठीक है संजय जी, आपके पास आती हूँ मैं वापस। हनी जी, क्या कुछ कहना है आपको? अब मैं एक एक करके दोनों की बात का जवाब देती हूँ। पहले तो जो कमलेश दीदी ने कहा कि महिलाओं के लिए क्या करा जा रहा है, याशी जी, तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि देहरादून में अब तक 129 इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं जी। वो ज्यादातर अगर देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लगाए गए हैं, और कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से हर संदिग्ध परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है। 49 जगहों पर ई चालान की व्यवस्था और निरंतर तोड़ने पर स्वतः चालान की व्यवस्था करी गई है। ये किसके द्वारा की गई है? और विकास के आधार अब मैं आप पर आ रही हूँ भट्ट जी, और जो कमलेश दीदी वाली बात को मैं खत्म पूरी करती हूँ। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत जो लड़कियों को और जो महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इस योजना के जरिए उनके खाते में पैसा भी जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा और रेखा आर्या जी बुआ का रोल अदा कर रहे हैं इसमें। और दूसरा जो अब ये संजय भट्ट जी की बातों पर मैं आती हूँ। संजय भट्ट जी की जो सत्ता है ना इस समय दिल्ली पर, इसमें ज्यादातर ये यही कहे हैं फ्री फ्री फ्री, लाल दंत मंजन के साथ टूथब्रश फ्री की योजना के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको कई डिबेट में मैंने बता दिया है कि वेनेजुला जो था ना देश, वो 50 लीटर पेट्रोल दिया करता था 70 रुपए में, और पूरा देश खत्म हो गया सिर्फ फ्री के चक्कर में। वहां की जनता बर्बाद हो गई और आज वो राज्य भिखमंगा राज्य बन के रह गया है। वैसा उत्तराखंड के लोग मूर्ख नहीं है। और दूसरी बात मैं ये इनकी बात कहना चाहूंगी, जो संजय भट्ट जी कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, तो विकास तो इस समय प्रकाश भाई साहब, कमलेश दीदी, सबने देखा होगा दिल्ली में कि कनॉट प्लेस में नाव चल रही थी, लोगों के घरों में नाव चल रही थी। और वाकई अरविंद केजरीवाल जी सही कह रहे थे कि हर घर पानी पहुंचेगा। इस बरसात के मौसम में उन्होंने वाकई लोगों की पलंग को भी पानी में तैरा दिया, हर घर इन्होंने पानी पहुंचा दिया। मैं मानती हूँ इनको कि इन्होंने एकदम स्पष्ट और सच बात कही। तीसरी बात, ये लगातार जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। सबसे बड़ा गुमराह तो ये खुद कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे लिए सीएम का चेहरा कर्नल कोठियाल है। कहाँ के कर्नल कोठियाल? रिटायर्ड कर्नल कोठियाल। जनता को गुमराह मत करिए, रिटायर्ड आगे लगाइए, तब मैं मानूं कि जनता के सामने आप पाक साफ आईने की तरह से आते हैं। सड़कों की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में सड़क निर्माण के लिए मंजूर की है 1300 करोड़ की धनराशि, और उत्तराखंड के विभिन्न राजमार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत का कार्य हो रहा है। पशुपालन के उसमें मवेशियों की जो ये पशु आधार नंबर है वो से लेकर हर चीजों को, पशुपालन में भी सबसे ज्यादा जो काम किया गया है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के काम में किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी में बने हैं कम से कम 16,000 गरीबों के आवास। क्या आपने एक भी आवास बना दिया दिल्ली में किसी गरीब के लिए? कोरोना के समय तो अरविंद केजरीवाल जी, भाइयों, जैसे हमने डेंगू को हराया था वैसे हम कोरोना को हराएंगे। सिर्फ करोड़ों रुपए इन्होंने सिर्फ न्यूज में ऐड करने के लिए खड़ा कर दिया। किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को अगर सड़क पे उतारे हैं तो मुझे बताए कि हाँ, कोरोना में दिल्ली की हालत बहुत अच्छे थे। कोरोना के समय में लोग पागल हो गए थे वहां पे दिल्ली में, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, उनको खाने को नहीं था। तब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनसेवक के तौर पर
दिल्ली से लेकर उत्तराखंड से लेकर देश के पूरे राज्य में खड़ा रहा है और कार्य किया है। और बात करते हैं कि हमने कार्य किया है, ठीक है अनिल जी, कार्य किया है। ठीक है। हम जरा पीसी थपलियाल जी का भी रुक कर लेते हैं। याशी जी जो इन्होंने बात कही थी, एक मेरा मुद्दा छूट गया जो हनी जी रुक जाइए, आपको आगे और भी मौका देंगे। मैं पहले पीसी थपलियाल जी का रुक करना चाहूंगी। हनी जी रुक जाइए, एक सेकंड। थपलियाल जी भी इस बात को शायद काट दे। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, जो ये कह रही है कि वहां पे जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ उसके लिए कुछ किया नहीं गया। 40 लाख रुपए हर व्यक्ति जो खत्म हुए उनको दिया गया, प्लस उनके परिवार में कोई नौकरी लायक है तो उनको नौकरी की घोषणा करी गई है, और घायलों को भी 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा। मैं बोलना चाहूंगी, मैं इस पे बोलना तो बात करी नहीं है उन्होंने बात करी है गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। हम फिलहाल लखीमपुर कांड पे आज बात नहीं करना चाहते हैं, फिलहाल हम उत्तराखंड पर ही बात कर लें। चलिए ठीक है, जब आप बात करती है तो मैं बताती हूँ। ठीक है पीसी थपलियाल जी, आपने यहाँ पर हनी पाठक जी को भी सुन लिया, कमलेश जी को भी सुन लिया। आप सबसे पहले तो हनी पाठक जी की बात का क्या जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, जो मुख्य मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी आशाएं थी इस राज्य की, क्योंकि ये राज्य 70,000 करोड़ की ऋण में डूब चुका है। ये राज्य आईसीयू में है, ये अपने पांव में खड़ा नहीं हो सकता। और वो क्या मेरी समझ से परे है, ये मैं हनी जी से चाहता हूं कि वो ये बताएं कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने ये जो ताश की पत्ते की तरह मुख्यमंत्री बदला और वो 3-4 महीने के लिए उसकी पीठ थपथपाने का कारण अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत आत्ममंथन किया कि क्यों थपथपाई, क्या कारण रहा होगा, क्या किया धामी ने जो उनकी पीठ थपथपाई। अब दूसरी बात है कि हमारे जो भी आज केंद्र के टुकड़ों में पलने के लिए मजबूर है ये राज्य, 21 सालों में इस राज्य की हालत बद से बदतर हो गई। और हम लोग जो इस राज्य पृथक राज्य की लड़ाई लड़े थे, हम जनता से आगे खड़े नहीं हो सकते। हम शर्मसार हो गए कि किन लुटेरों के हाथ में उत्तराखंड सौंप दिया गया है। आप नेताओं के हाल देखोगे, नेता बेशुमार दौलत के मालिक बन चुके हैं, वो उनको शिकस्त देना हमारे बूते से बाहर है। और उन्होंने जिस तरह से इस राज्य को लूटा है, जनता सब देख रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री थपलियाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक, म्यूट हो गया उनका माइक। पीसी थपलियाल जी आपका माइक म्यूट हो गया है, शायद आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। थपलियाल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक, आपका माइक म्यूट हो गया है। चलिए ठीक है, हम थपलियाल जी को कांटेक्ट करते हैं। उससे पहले कमलेश जी कुछ कहना चाह रही थी। कमलेश जी, संजय जी मैं आपके पास आऊंगी, कमलेश जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं पहले। कमलेश जी। जी बिल्कुल, अभी मेरी छोटी बहन हनी जी ने बोला था कि महिलाओं के लिए बहुत योजनाएं चलाई है। बहुत अच्छी बात है कि योजनाएं चलाई है, पर ये भी साथ साथ बता दीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा में क्या किया। आपके आरएसएस के संघ के महामंत्री ही नौकरी मांगने के लिए जब महिला कार्यकर्ता उनके पास रहती है तो उसका शोषण किया जाता है। उसके बाद इनके महानगर अध्यक्ष, वर्तमान महानगर अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे संघ के कार्यकर्ता की भी नीड होती है। तो आप ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर क्या कहेंगी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा तो पहले होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज उत्तराखंड के अंदर अगर महिला सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, तो किस तरीके से हमारी ये योजनाएं कामयाब होंगी। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भाजपा का इतना बड़ा नारा है वो कैसे सार्थक होगा। खाली कागजों में ये योजनाएं दिखा करके नहीं होगा, धरातल पे अगर योजनाएं उतरती हैं, लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है, तभी योजनाएं सफलतापूर्वक चल पाती है, तभी उनका पूर्ण लोगों को सहयोग मिल पाता है। तो खाली कहने से नहीं होगा कि 4 महीने में धामी जी आएंगे और वो जादू की छड़ी चलाएंगे मोदी जी की तरह और हो जाएगा। आपने 3-3 मुख्यमंत्री बदले, क्यों? आपको ये नहीं दिखा कि सरकारी जो जनता का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों को बदलने में उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन, उनके गाड़ी घोड़े नौकर चाकर में चला जाएगा। हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए, नगर निगम के कर्मचारी सैलरी के लिए भटक रहे हैं, उपनल के कर्मचारी सैलरी के लिए भटक रहे हैं, हर विभाग का कर्मचारी आज सड़कों पर है। आज अभी पीडब्ल्यूडी विभाग और ऊर्जा विभाग भी अभी सड़कों पर आ चुका है। कर्मचारी सारे सड़कों पे आ चुके हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनका वेतनमान नहीं मिल रहा है। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि वाकई उपलब्धि हुई है सरकार की। कभी भी पुलिस वालों के परिजनों ने सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया, पहली बार इस प्रदेश के अंदर हुआ।
पहली बार सड़कों पर महिलाएं रात के 12-2 बजे तक सड़कों पर बैठी रही मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी से मिलने के लिए, पर कोई मिलने नहीं आया, कोई उनका समाधान नहीं निकला। तो कम से कम कर्मचारियों की सुख सुविधा का ध्यान तो सरकार को रखना पड़ेगा। चलिए आप नहीं रखते कांग्रेस की बातों से इत्तेफाक, लेकिन जनता की बातों से इत्तेफाक तो भाजपा को रखना ही पड़ेगा। ठीक है हानि जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले संजय जी कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी। जी अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी साथी प्रवक्ता हनी पाठक जी ने कहा कि वेनेजुएला बना रहे हैं दिल्ली को और फ्री करके, ये वेनेजुएला जिससे बर्बाद हुआ वैसे दिल्ली भी बर्बाद कर रहे हैं। वेयर इज वेनेजुएला? इन इंडिया वी सी उत्तराखंड इज वेनेजुएला। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 67,000 करोड़ का कर्ज में उत्तराखंड को दबा दिया है, लूट खसोट करके, कमीशन खोरी कर। इसी सरकार ने 4.5 साल में 27,500 करोड़ का कर्ज जो उत्तराखंड का अब तक का रिकॉर्ड है उसमें दबा दिया है। तो वेनेजुएला इन्होंने बना दिया है। और दिल्ली की अगर बात करें, संजय जी मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट रोकूंगी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा, मैं यहाँ पर 1 मिनट आपको रोकूंगी। प्रकाश जी ने इस बात का जिक्र बहुत पहले एक बार डिबेट में किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से, शायद उस दिन भी आप डिबेट का हिस्सा थे, उन्होंने कहा था कि जब उत्तराखंड इतने कर्ज में डूबा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल कैसे आके उत्तराखंड की दशा को बदल देंगे। क्या आप ये बता पाएंगे संजय जी? जी बिल्कुल, जेब से पैसा आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। लेकिन जो मैंने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने आज तक 67,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाया है, और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो 27,000 करोड़ का कर्ज चढ़ाया है। जबकि दिल्ली की सरकार पहली और एकमात्र ऐसी सरकार है जो घाटे का बजट नहीं है, जिसका बिल्कुल भी घाटा नहीं है, सब कुछ फ्री देने के बाद। और दूसरी बात इन्होंने कही कोरोना की, कि कोरोना काल में ये हालत हुआ दिल्ली का। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक जी कह रही थी, तो हनी पाठक जी को बताना चाहूंगा कि जब कोरोना काल हुआ तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर पंजाब में रहा जहां कांग्रेस की सरकार, और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मृत्यु दर भारत में उत्तराखंड में रहा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो कहां का हाल खराब था वो तो आप खुद सोच लीजिए, कहने की बात नहीं। तीसरी बात हनी जी ने कही कि यहाँ आपके आंकड़े गलत हैं भट्ट जी। दिल्ली में पानी भरा हुआ है। ये दिल्ली में बेड तक नहीं था दिल्ली के लिए। मेरे घर के लोगों में से 3 मौतें हो गई। बीच में नहीं बोला संजय जी, मैं आप यहाँ पर मैं वैसे आप सभी को रोकना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। जल्दी वापस आते हैं और रुक करते हैं आप सभी का। फिलहाल आज हम चर्चा कर रहे हैं घोषणाओं को, जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। चर्चा इसी पर वक्त हो गया। छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आज बात कर रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहे, उसे विपक्ष ने कहीं ना कहीं निराशाजनक बताया है। विपक्ष को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएंगे तो तमाम घोषणाएं करेंगे, उत्तराखंड की जनता को सौगात देंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया है। 2022 में चुनाव होने हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अलर्ट नजर आ रही हैं, चर्चा में इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं संजय जी आपका ही रुख करूंगी और आप अपनी बात को बहुत कम शब्दों में जल्दी से पूरा करिए। नहीं, आपने एक सवाल किया ना कि श्री पीसी थपलियाल जी ने कि एक पिछली बार भी सवाल किया था कि उत्तराखंड जब इतने कर्जे में 67,000 कर्जे में है तो केजरीवाल कैसे यहाँ फ्री बिजली और सब कुछ दे पाएंगे। ये सवाल जो आपने किया मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि जब कोरोना का टीका आया तो 45 प्लस वालों को तो कोरोना का टीका फ्री लगा, लेकिन जब 18 से 45 वालों को कोरोना का टीका लगने की बात आई तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ कोरोना का टीका लग रहा था। सरकारी हॉस्पिटलों में 18 से लेके 45 वालों के लिए टीका ही नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में 1400-2200 रुपए का वो टीका लग रहा था। तो उस समय अरविंद केजरीवाल एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि हम फ्री लगाएंगे, अपने पैसे से लगवाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने मना कर दिया था। याद होगा अगर आपको, भूलिएगा मत। तो संजय जी केजरीवाल की मेरी बात पूरी नहीं, थोड़ा सा 30 सेकंड का समय दीजिए मुझे, 30 सेकंड का समय दीजिए मुझे, ठीक है। तो केजरीवाल जी ने जब वो घोषणा की और फ्री टीके लगाया 18 प्लस वालों को दिल्ली में, उसके बाद मोदी जी ने पूरे देश में कोरोना के टीके फ्री किए। पहली बात, फ्री हमारी चीज कॉपी करती है बीजेपी में। दूसरी बात जो माननीय पीसी थपलियाल जी ने कहा कि पीसी थपलियाल जी, हनी जी बस 2 सेकंड और दीजिए। संजय जी बहुत जल्दी अपनी बात को पूरा करिए, समय की भी कमी, मुझे जवाब भी लेना है। सत्ता पक्ष वालों से तो जवाब लेना ही पड़ेगा। दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार आई थी तो 30,000 करोड़ का बजट था, उत्तराखंड का भी लगभग इतना था। आज दिल्ली का भी 30,000 करोड़ का बजट है, उत्तराखंड का भी 30,000 करोड़ का बजट है। दिल्ली में अगर कोई फ्लाईओवर बनता है 325 करोड़ की टेंडर होता है तो वो 200 करोड़ में बन जाता है और 100 करोड़ 125 करोड़ बच जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अगर देहरादून से हरिद्वार का ही जो फ्लाईओवर बने हैं वो 200 करोड़ का टेंडर था और 1200 करोड़ यानी ठीक है, समझ गए संजय जी की घोटाला करते हैं। विजय हनी जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है याशी जी, मैं इनको एक बात बताना चाहूंगी जो ये हनी जी, लेट मी करेक्ट यू फर्स्ट, माय नेम इज यशी शुक्ला। ओ सॉरी यशी जी, सॉरी। जो ये कह रहे हैं कि कोरोना के समय में ऐसा आंकड़ा रहा, वो रहा, ये रहा, पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली और महाराष्ट्र थे। क्यों झूठ बोल रहे हैं? एकदम लोगों की आप संजय भट्ट जी बीच में मत बोलिए। नहीं संजय जी यहाँ पर आप गलत है, संजय जी यहाँ पर आप गलत है और सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, एक सभ्यता का परिचय दीजिए। मैं चुपचाप सुन रही थी, आप बीच में बोले थे बातें नहीं बोल रही थी, बुनियाद बातें भी मैं सुन रही थी। सभ्यता का परिचय आपने खराब किया। उत्तराखंड में इतने मृत्यु दर नहीं हुए और मैं अब आपको एक अपना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम होता है मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने घर से एक मौत देखी है यशी जी। मनीष सिसोदिया जी का एक रिलेटिव जिसको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं थी, मैक्स में सिर्फ एक बेड था, वो मैंने तीरथ सिंह जी के कहने पर वहां बेड बुक कराया था मेरे रिलेटिव का, मेरे मौसा ससुर का। और वहां पर ये मनीष सिसोदिया जी का एक रिलेटिव आया और सिसोदिया जी ने फोन करके उसका बेड बुक कर दिया और वो बंदा मेरा सगा मौसा ससुर मैक्स के गेट पे मर गया। लेकिन मनीष सिसोदिया जी का बंदा जो कि क्रिटिकल नहीं था उसको पहले बेड दिलवाया गया। ये है इनका कड़वा सच। आज भी आम आदमी पार्टी को जो मैंने
झूठ और सिर्फ झूठ। खुद ये लोग झूठ बोलने में एक नंबर है। उत्तराखंड में जितने भी लोगों को कोरोना हुआ, चाहे वो कांग्रेस नेत्री हो, जो स्वर्गीय हो गई अमित्रा हृदय जी, चाहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, सब लोग दिल्ली गए, दिल्ली में उनका इलाज हुआ। सब लोग दिल्ली गए, उत्तराखंड में इलाज नहीं करवाया, दिल्ली में इलाज करवाया इन्होंने, दिल्ली में इनका इलाज हुआ। कांग्रेस और बीजेपी बता दे क्या दिल्ली नहीं गए? कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, कहाँ गए वो इलाज कराने? दिल्ली गए इलाज कराने। जब दिक्कत आएगी तो मजबूरी होगी, इसीलिए हर राज्य में एम्स खोलने की बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल कर गए हैं, लेकिन आप लोगों को वो भी नहीं बचेगा। हल्द्वानी देखिए, आप सभ्य एकदम नहीं है भज्जी, भले ही आप कुछ भी व्यक्ति हो, लेकिन आप में सभ्यता नहीं है, क्योंकि आप ठीक है हनी जी और संजय जी, वक्त की बहुत कमी है, फिलहाल हम चर्चा को यही रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए थी, ऐसा विपक्ष का कहना है, लेकिन उन्होंने नहीं की, उत्तराखंड को कोई सौगात नहीं दी। हालांकि उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि 2022 में किसके सर सजेगा ताज, ये तो देखना होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।